इलेक्टोरल बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड जहां पर ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने के लिए हमारे बीजेपी सरकार लाने की कोशिश कर रहे थे। क्या असली में फैक्ट यही है या फिर इसके आड़ में कुछ और किया जा रहा है? तो इसके बारे में तो आपको भी नहीं पता, हमको भी नहीं पता, पर देश के नंबर 1 बैंक को जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट डांट लगा रहे हैं, लंच टाइम तो अभी बंद करना पड़ेगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया केम डाउन हेवीली ऑन द एसबीआई। वो लोग इतने डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे थे ताकि किसी भी हालत में डिटेल्स जो है ना वो पब्लिक डोमेन पर ना आए, पब्लिक को कुछ भी पता ना चले। सबसे पहले ये बॉन्ड को तो सुप्रीम कोर्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर ही दिए थे, क्योंकि ये इलेक्टोरल बॉन्ड आर्टिकल 19(1)(a धारा 19(1)(a ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को वायलेट कर देता है, जो कि कहता है राइट टू इंफॉर्मेशन। और राइट टू इंफॉर्मेशन ये हम लोगों का एक फंडामेंटल अधिकार है, मौलिक अधिकार है, आपका और हमारा। और एक चीज, ये कानून को लाने के लिए देश के तमाम और सारे जो कानून है ना, कंपनीज एक्ट, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट में सुधार लाया गया ताकि ये सारा का सारा जो बॉन्ड है इसको देश में लाया जा सके। तो एक के बाद एक धराधर हर एक कानून में चेंजेस किया गया ताकि ये कानून को देश में स्मूथली ला सके। और एक कानून को लाया भी गया था फाइनेंशियल बिल के रूप में। मनी बिल वो होता है जहां पर 2/3 मेजोरिटी की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती है, सरकार इसको पास करवा सकती है। अभी ऐसे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 15 मार्च शाम को 5 बजे से पहले सारा का सारा इलेक्टोरल बॉन्ड्स के डेटा अपने वेबसाइट पर पब्लिक करने के लिए बोले। अभी इसी बीच में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास 2 पीडीएफ फाइल पेन ड्राइव में दिया गया है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड पीडीएफ। पासवर्ड को भी एक अलग तरीके से एनवेलप पर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट को ये जो 2 पीडीएफ दिया गया है, एक में है पॉलिटिकल पार्टीज के नाम, सबके सब पॉलिटिकल पार्टीज के नाम जो रिडीम कर रहे हैं ये बॉन्ड्स को। दूसरे में दिया गया है परचेजर ऑफ द इलेक्टोरल बॉन्ड। अभी इसी बीच में एसबीआई क्लैरिफाई किए हैं दैट 22,217 बॉन्ड्स जो परचेस किया गया था बिटवीन अप्रैल 1, 2019 से लेकर के फरवरी 15, 2024 तक, और इसमें से टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड जिसको रिडीम किया गया है दैट इज 22,030। कल ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक्स पर ट्वीट करके बताए दैट सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर मानते हुए एसबीआई सारा का सारा जो डिटेल्स है इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के हमारे पास वो सबमिट कर चुके हैं। 15 मार्च शाम 5 बजे से पहले ये सारा का सारा डेटा पब्लिक डोमेन पर लाना पड़ेगा, ऑफिशियल इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर डालना पड़ेगा। बात यहीं पर आकर के रुक नहीं जाती है। ऐसे में एक और घटना हुआ है जो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, और ये ऐसा जो घटना है ना भारत के इतिहास में शायद पहली बार होने जा रहा है। एक तो वो है सुप्रीम कोर्ट जहां पर एक ही केस में 2-2 बार हिस्टोरिक अपना जो स्टैंड है बहुत कड़ा रूप अपना करके एकदम जाहिर किए। और दूसरी बात वो है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के चेयरपर्सन अधीश अग्रवाल ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी को एक लेटर लिखते हैं ताकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड रिलेटेड जजमेंट है इसको लागू ना किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ये जजमेंट को वो एक तरीके से खारिज करने के लिए ये पर्टिकुलर लेटर लिखे हैं। अब ये लेटर वो खुद लिखे हैं या फिर कोई इंसान उनको इंस्ट्रक्शन दिए है लिखने के लिए, ये तो बात का बात है। अभी चलिए देख लेते हैं इस लेटर में लिखा क्या गया है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में पावर दिया गया है कंप्लीट जस्टिस करने के लिए। अब कंप्लीट जस्टिस क्या है, कंप्लीट न्याय क्या है, इसका डेफिनेशन परिभाषा कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया है। पर आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पावर दिया गया है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन के, जिसके तहत वो अपना एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के साथ डिस्कशन करेंगे। अभी हुआ क्या है वो समझे, आगे क्या हो सकता है वो भी समझे। ध्यान देने वाली एक चीज है, यहाँ पर ये जो लेटर लिखा गया है ऑल इंडिया बार एसोसिएशन के लेटर हेड पर लिखा गया है। तो ऑल इंडिया बार एसोसिएशन एंड सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अधीश अग्रवाल द्रौपदी मुर्मू जी को ये लिखते हैं ये जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट पास किए है इसको नहीं पास करना चाहिए था। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेलमेंट अंडरमाइंस द मैजेस्टी ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये जो जजमेंट पास किए हमारे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का जो मैजेस्टी है उसको अंडरमाइन कर रहा है, कम कर रहा है, ये इनका कहना है। सबसे पहले देखिए हमारे इंडिया में सेपरेशन ऑफ पावर है,
सेपरेशन ऑफ पावर यानी कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, ये तीन चीज को एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन्स बताया जाता है। तो लेजिस्लेचर यानी कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, इनका काम है कानून बनाना, कोई लॉ को अमेंड करना इत्यादि। एग्जीक्यूटिव का काम है लॉ को इंप्लीमेंट करना, देश में लागू करवाना, और जुडिशियरी उनका काम है फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल तरीके से कानून का सही तरीके से फंक्शनिंग हो रहा है ये देखना। जुडिशियरी डिसाइड करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं। जब भी कोई केस जुडिशियरी में पहुंचेगा, जुडिशियरी इज एन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, उनके काम पर कोई भी इंसान दखल अंदाजी नहीं कर सकते। अदर ऑर्गन के साथ ही बिल्कुल वैसा ही है, कोई एक दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ा सकते हैं। सो जुडिशियरी का काम है जुडिशियरी करेंगे इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल तरीके से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड जजमेंट पास किए हैं, एब्सोल्युटली इसको इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षर में लिखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट केम डाउन हेवीली और तिरस्कार करते हुए बोले दैट मैचिंग एक्सरसाइज करने के लिए एसबीआई को टाइम नहीं दिया गया था। सो मैचिंग एक्सरसाइज ना करके केवाईसी में जो इंफॉर्मेशन ऑलरेडी है वो हमारे सामने लाया जाए। डेमोक्रेसी को बचाए रखने के लिए डेमोक्रेसी का सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। मनी एंड पॉलिटिक्स, ये जो डायरेक्ट नेक्सस है, किसी भी हाल में इम्पार्शियल इलेक्शन करा ही नहीं सकता है। और इससे क्या होगा, देश से डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी और इससे सिर्फ और सिर्फ फायदा मिलेगा कैपिटलिस्ट को। कैपिटलिस्ट लोग कानून बनाएंगे, उनके फेवर में बनाएंगे और खिलाफ में बनेगा देश के जनता के। चंदा का ये धंधा कुछ चंद कैपिटलिस्ट लोगों को फायदा करेगा। तो जो लेटर यहाँ पर लिखा गया, मैडम प्रेसिडेंट, Article 143 of the Constitution confers advisory jurisdiction on the Honorable Supreme Court and provides for the power of the Honorable President of India to consult with the Honorable Supreme Court. Consult करने के लिए बोला गया है। यहाँ पर कुछ लाइन लिखा गया है, revealing name of the corporates that had contributed to different political parties would render the corporates vulnerable for victimization. The possibility of them being singled out by those parties that had received less contribution for them and harassed cannot be ruled out if the names of the corporates and their quantum of contribution to various parties are revealed. This will be reneging on the promise given to them while accepting their voluntary contribution. कहने का तात्पर्य ये है that कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को ज्यादा पैसा मिला है और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को कम पैसा मिला है। मान लीजिए XYZ एक कॉर्पोरेट फर्म जो किसी एक पॉलिटिकल पार्टीज को 100 करोड़ दिए है और कोई पॉलिटिकल पार्टी को 5 करोड़ दिए है, तो हो सकते हैं अगर ये डेटा बाहर निकल आए तो जिनको कम पैसा मिला है उत्पीड़न भी किया जा सकता है, ठीक है ना। तो इसका पॉसिबिलिटी यहाँ पर बताया जा रहा है। और एक चीज कहा गया है, if we enforce this judgment of the Honorable Supreme Court of India by retrospectively releasing all sensitive information will shatter the reputation the nation enjoys in the international arena. अगर ये इंफॉर्मेशन पब्लिक हो जाता है, इंटरनेशनल अरेना में इंडिया का जो रेप्यूटेशन है वो शैटर हो जाएगा, टूट जाएगी। इससे हम लोग ये अंदाजा लगा सकते इंटरनेशनल फंडिंग भी इंडिया पर आया है, इंटरनेशनल फंडिंग भी इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज को मिल रहा है। और फिर कहा जा रहा है ये जो विदेशी फंडिंग मिला है विदेशी कंपनियों के द्वारा, अगर उन लोगों का नाम सामने आ जाता है तो सॉवरेनिटी खारिज हो जाएगा। जो प्रॉमिस गारंटी के तौर पर दिया गया है कि आपका नाम कभी पब्लिक डोमेन पर नहीं आएगा, ये वायलेट हो जाएगा। तो देखते हैं मैडम प्रेसिडेंट इसके ऊपर किस तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं। अभी हो रहा है 13 मार्च, 15 मार्च शाम के 5 बजे से पहले अगर ये पब्लिकेशन आ जाता है और अगर नहीं आता है तो मानना पड़ेगा डेमोक्रेसी या फिर डिक्टेटरशिप। क्या लगता है? और अगर इस वीडियो से वैल्यू मिला है कमेंट सेक्शन पर मुझे बताइए और जरूर इसको शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।